सभी का नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी होगी और मजा आ रहा होगा। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग जरूर हो जाता है एक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए, क्योंकि आपको समझ नहीं आता यार कि मैं सही कर रहा हूं कि मैं गलत कर रहा हूं। हम होप कर सकते हैं सिर्फ बेस्ट के लिए कि यार काश कि बस भगवान से एक आशा रखें कि जो मैं कर रहा हूं वो सही हो और पेपर में सवाल निकल जाए। उससे ज्यादा अपने को कुछ नहीं चाहिए होता। गलत तो नहीं कह रहा मैं? चलिए, एनीवे, तो कल मैंने बच्चों को जैसे बोला था कि आप बताओ मेरे को, आपके जैसे सजेशन होंगे, हम वैसे क्लास चलाएंगे। तो कल बच्चों ने सजेशन दिया कि सर आप जैसे पहले पढ़ाया करते थे, यानी कि पहले मैं कराता था थ्योरी, फिर उसको अगले दिन मैं करवाता था एमसीक्यू, तो मैं अब उसी फॉर्मेट पर दोबारा से आने वाला हूं। तो देखो, सेंस भी इसी में बनती है। अब जैसे मैं आपको वैसे 2 दिन मैंने आपको कराया, बताओ इसका जवाब क्या है? आपको पता ही नहीं। मोस्टली लोग ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, बताओ इसका जवाब क्या है? आपको पता ही नहीं जवाब क्या है। तुक्का मार रहे हो आप, तुक्का गैंग के मेंबर हो आप। उसी तरह बहुत सारे बच्चों का वही मेरे पास आया कि सर तुक्के वाला मेथड सही है, क्योंकि सर कह रहे जब हम एग्जाम से पहले मैराथन लगाते हैं तो मैराथन में भी तो हम ऐसे ही देखते हैं ना, हमें कौन तो सारे सवाल आते होते हैं। मैंने कहा लेकिन वो मैराथन है बेटा, और वो तू पढ़ा नहीं था इसलिए। तो दोस्तों, उस सभी को साइड में हटाकर आज हम करेंगे थ्योरी पहले, और इस थ्योरी के ऊपर आधारित पहले अगले दिन यानी कि कल, यानी कि 22 मई को हम करेंगे एमसीक्यू, ताकि आप आज की थ्योरी पढ़ो और कल जब एमसीक्यू हो तो आप तुक्का ना मारो, सोच के सही जवाब दो। ठीक है? कोई सजेशन आए टेंशन मत लो, वीडियो के कमेंट में देना। इसको वीडियो सेक्शन में डालने का एक ही मोटिव था कि भैया कम समय में ज्यादा करंट अफेयर कर सके हम, क्योंकि भैया करने करंट अफेयर वही होते हैं हमको 12 13 14 15, लेकिन उसको करने में हमको ज्यादा समय लग जाता है। कई बार 2 2 क्लासेस लग जा रही हैं, बातें कर रहे हैं क्योंकि बच्चे पूछे जा रहे हैं, और बच्चे डाउट नहीं पूछते, बच्चे मजे लेते हैं। तो उन चीजों को छोड़ते हुए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास अपनी फटाफट फटाफट। सबसे पहले पीडीएफ सर कहां मिलेगी? पीडीएफ दोस्तों ये है टेलीग्राम चैनल इकलौता, यहां पर दोस्तों हमको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये अगली स्क्रीन कैसे होगी? इससे होगी क्या? हाँ, पीडीएफ दोस्तों एक ही टेलीग्राम चैनल है, गगन सर रेलवेज, यहां पर आपको मिल जाती है रोज सुबह 7 बजे। आइए शुरू करते हैं खबरें। सबसे पहले दोस्तों, मोदी जी गए हुए थे ससुराल। ससुराल सर? अरे मेलोनी प्लस मोदी, मेलोडी देखा होगा आपने वो। तो मोदी जी गए हुए थे दोस्तों ससुराल, और जब कोई दामाद ससुराल जाता है बिना गिफ्ट के तो आता नहीं है। तो मोदी जी गए थे, मोदी जी को गिफ्ट मिला है दोस्तों, मजाक कर रहा हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी गए थे दोस्तों 5 देशों के दौरे पर, यूएई, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, और आखिर में गए थे दोस्तों इटली, जॉर्जिया मेलोनी के देश में। और वहां पर दोस्तों उन्हें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के अंडर आती है, उसने अपना सबसे बड़ा अवार्ड दिया, जिसको कहा जाता है एग्रीकोला मेडल। यह मेडल दिया जाता है खेती बाड़ी में कुछ आपने अच्छा किया हो, खेती बाड़ी के लिए आपने अपने देश के लिए कुछ अच्छा किया हो, उसे दिया जाता है। तो भैया प्रधानमंत्री मोदी को मिला एएफओ का एग्रीकोला मेडल। आइए, अरे ये क्या हो गया? फॉन्ट को क्या हुआ ये भैया? कोई बात नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के रोम में खाद्य और कृषि संगठन के मुख्यालय में एएफओ एग्रीकोला मेडल प्राप्त किया। मोदी की रोम यात्रा के दौरान एएफओ के प्लेनरी हॉल में एएफओ के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने यह पदक उनको प्रदान किया। तो दोस्तों इस चीज का रखेंगे हम बहुत ही खास ध्यान कि भैया किसने अवार्ड दिया है। ये एफएओ के डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग्यू ने दोस्तों पुरस्कार दिया, और पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं 30 साल में पहली बार दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स में जाने वाले। तो भैया एग्रीकोला पदक संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि दोस्तों एफएओ के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, और यह पुरस्कार आपने कुछ अपने देश में खेती बाड़ी के लिए कुछ कृषि परिवर्तन, सुरक्षा, या फिर सतत कृषि और ग्रामीण विकास यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ किया हो, तो उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, पहला विजिट है दोस्तों किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पिछले 30 सालों में, फर्स्ट एवर टाइम, 30 साल में पहली बार। तो ध्यान रखेंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्ड इन रोम इटली, और डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं क्यू डोंग्यू। ये भैया फॉन्ट को कुछ हो गया, मेरे को पता नहीं क्या हुआ है। हिंदी बढ़िया लिखी हुई है, ये वाली फॉन्ट को पता नहीं क्या हो गया। अभी मैं अगर छोड़ के इसको करने लगूंगा सारा टाइम खराब हो जाएगा। तो पढ़ने में तो आ रहा है थोड़ा, बस कूल लग गया, थोड़ा सा फैंसी सा बन गया फॉन्ट, तो उसको इग्नोर करना, पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है? अच्छा लगे लाइक जरूर कर देना। आइए अगला। तो भैया भारतीय मूल, इंडियन ओरिजिन जो लोग होते हैं बाहर के देशों में, पता नहीं क्या इश्क मोह प्यार होता है दोस्तों हमारे लोगों को। जब तक इंडिया में होते हैं तब तक उनकी इज्जत नहीं होती, लेकिन एक बार बाहर चले गए पता नहीं क्या हो जाता है। बट कई लोग अच्छा भी कर रहे हैं।
वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट देख लीजिए अजय बंगा, गूगल के सीईओ देख लीजिए सुंदर पिचई, आईबीएम के माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ देख लीजिए सत्या नडेला, यूट्यूब के सीईओ देख लीजिए नील मोहन, और उसी तरह दोस्तों ये 2 डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट मान लीजिए, और इनको दोस्तों साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया गया है। और जैसे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, भारत रत्न, उसी तरह इन दोनों को साउथ अफ्रीका का दोस्तों जो सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है उससे सम्मानित किया है। तो भारतीय मूल के 2 सार्वजनिक स्वास्थ्य वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। तो भैया प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम 1 और प्रोफेसर कीर्तन ढेडा 2, ये 2 भारतीय पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट हैं जिनको साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब नाम बड़ा फनी है, हमारा सबसे बड़ा सम्मान क्या है, भारत रत्न, इनका ये नाम पता क्या है सबसे बड़े सम्मान का, ऑर्डर ऑफ मपुन गुब्वे, हिंदी में पढ़े तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मपुन गुब्वे। तो भैया इस पुरस्कार के साथ उनको दोनों को सम्मानित किया गया है। और किसने किया, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा ने सम्मानित किया। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे कौन कौन, प्रोफेसर अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन ढेडा। आई डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसे बताया आपको, ऑर्डर ऑफ मपुन गुब्वे एक दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय सम्मान है जो उत्कृष्ट और असाधारण उपलब्धि के लिए नागरिकों को दिया जाता है कि आपने बहुत ही बेहतरीन कुछ। अब वही बात है, भारत रत्न इंडिया में कितने दिए गए हैं आप गिन सकते हो, जितने साल हुए हैं आजादी को, 47 में हम आजाद हुए थे दोस्तों, है ना, हम 47 में दोस्तों हम आजाद हो गए थे। कितने साल हो गए, 57, 67, 77, 87, 97, 07, 17, 27, 2027 में 80 साल हो जाएंगे और 50 लोगों को भी अब तक भारत रत्न नहीं मिला है, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही बड़ा आपको कुछ करना पड़ता है। उसी तरह ये वाला पुरस्कार, तो इन्होंने बोला पुरस्कार में स्वर्ण और रजत सहित विभिन्न श्रेणियां हैं, ठीक है जी, और यह दक्षिण अफ्रीका और व्यापक वैश्विक समुदाय को प्रत्यक्ष लाभ के साथ योगदान को मान्यता देता कि आपने अफ्रीका के लिए कुछ अगर बढ़िया किया तो आपको ये मेडल हम देंगे। तो भैया एक को गोल्ड मिला है, एक को सिल्वर मिला है, पढ़ते हैं। तो भैया प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम साहब को दोस्तों गोल्ड मिला है, काहे के लिए, इन्होंने काम किया था HIV एड्स और टीबी की बीमारी के लिए। इन्होंने HIV एड्स और दोस्तों टीबी की बीमारी के लिए काम किया था। आओ पढ़ लेते हैं। तो प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम ने चिकित्सा विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य में अपने काम के लिए गोल्ड में मपुन गुब्वे का आदेश यानी कि ऑर्डर ऑफ मपुन गुब्वे प्राप्त किया। उनके शोध ने HIV एड्स और टीबी महामारी विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया है और कोविड-19 महामारी के दौरान भी उनका नेतृत्व प्रशस्ति पत्र का हिस्सा बन गया, मतलब कि बहुत बेहतरीन इन्होंने हेल्प की थी। तो भैया अब्दुल साहब को मिला है गोल्ड मेडल, दूसरे हैं जो ढेडा, उन्हें मिला है सिल्वर मेडल। तो आइए, प्रोफेसर कीर्तन ढेडा को ऑर्डर ऑफ मपुन गुब्वे मिला है सिल्वर में। इन्होंने क्या किया था, रिसर्च इन पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी क्या होता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पढ़ाई, स्टडी ऑफ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्कूल में डायग्राम बनाते होंगे आप लोग भी, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाओ, आंख का डायग्राम बनाओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, नाक और मुंह, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और फिर लंग्स, बनाते थे स्कूल में। तो उसकी पढ़ाई कहते हैं। प्रोफेसर कीर्तन ढेडा ने पल्मोनोलॉजी में शोध के लिए ऑर्डर ऑफ मपुन गुब्वे इन सिल्वर प्राप्त किया। उनके काम में तपेदिक यानी कि टीबी और दवा प्रतिरोधी श्वसन संक्रमण शामिल है, यानी कि जो ड्रग रेजिस्टेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कुछ रेस्पिरेटरी ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट है, मतलब कि दवाई से ही फर्क नहीं पड़ता, तो उन चीजों में इन्होंने काम किया है। तो ध्यान रखेंगे, अब्दुल साहब ने HIV एड्स और टीबी, और इन्होंने टीबी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जो हमारे दोस्तों सांस वाला हमारा यंत्र है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस पर काम किया है। तो ध्यान रखेंगे, ऑर्डर ऑफ मपुन गुब्वे साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा दोस्तों, मतलब साउथ अफ्रीका का भारत रत्न, और राष्ट्रपति दोस्तों साइरिल रामाफोसा आपके सामने है। एक बार लाइक जरूर करते रहो। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो दोस्तों ये हम कर रहे हैं एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। मल्टीनेशनल मतलब यहां पर हमारे अलावा और देश भी भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों कुल 13 देशों के फौजी यहां पर आए हैं। उमरोई करके जगह पड़ती है मेघालय में, वहां पर ये अभ्यास कर रहे हैं। और अभ्यास हम किससे, आर्मी की हमें क्यों नीड है, या तो दूसरा देश हमारे ऊपर हमला कर दे या फिर आतंकवाद रोकने के लिए, दो ही चीजें होती हैं। सोचो अगर आतंकवाद ना हो, हर देश अपने में खुश रहे, क्या फौज की नीड पड़ेगी हमको? बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी। तो ये एक्सरसाइज किसके लिए है, यही एंटी टेररिज्म के लिए है, कि पहाड़ों में अगर आतंकवादियों से मुठभेड़ हो रही है तो हम कैसे आपसे निपटेंगे।
तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है कॉमन कि सर क्यों करते हैं हम ये एक्सरसाइज। अब ये है कि एक सिनेरियो बना लेते हैं, एक सोचो एक ऐसी सिचुएशन की जहां पर जो देश आए हुए हैं उनके साथ इंडिया को मिलकर एक ऑपरेशन करना पड़ रहा है, तो भाई पता तो होना चाहिए ना। मान लीजिए इंडिया और अमेरिका ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारे में इसका मतलब होता है भागो, है चलो, अमेरिका में इसका मतलब होता है रुक जाओ। ऐसे पता तो होना चाहिए ना क्या है ये, जय हो चलो अब रुक जाओ समझ रहे हो, इस वजह से हम ऑपरेशंस करते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन बैठे, तालमेल बैठे। तो आओ, तो भैया प्रगति 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्तों मेघालय में शुरू हुई है, उमरोई करके जगह है वहां पर। तो प्रगति 2026 एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, मेघालय में शुरू हुआ। 2 सप्ताह का यह अभ्यास शिलोंग के पास उमरोई सैन्य स्टेशन में आयोजित किया जा रहा है और इसमें 13 देशों के बल भाग ले रहे हैं। इंडिया है और 12 देश, तो टोटल 13। कौन से 13 है, पढ़ने हैं, पागल हो गया? नहीं, सिंपल रखो ध्यान कि भैया भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका, वियतनाम और इंडिया। और जैसे मैंने आपको बताया किसके लिए ये एक्सरसाइज है, जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। तो प्रगति 2026 वन और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। मैंने बोला कि भैया पहाड़ों में हम कैसे निपटेंगे, तो ये एक्सरसाइज हो जाती है। तो प्रगति नाम है उमरोई मेघालय में। बेटा आज हम कर रहे हैं थ्योरी, हम अपने पुराने सिस्टम पर वापस आ रहे हैं। बच्चों का सजेशन आया कि नहीं सर आप जैसे पहले पढ़ाते थे वही कराइए, नहीं तो मैं डायरेक्ट एमसीक्यू करवाता था और तुक्के मारते थे आप लोग, आपके जवाब आते नहीं थे। तो आज हम कर रहे हैं थ्योरी और इसके ही हम कल करेंगे दोस्तों एमसीक्यू, ठीक है। आइए नेक्स्ट, चलिए बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, भारत और साउथ कोरिया ने साइन किया दोस्तों डिफेंस एमओयू ऑन साइबर सिक्योरिटी। हमको बहुत ज्यादा जरूरत है साइबर सिक्योरिटी की। ऑनलाइन कितने लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए गवा रहे हैं यार। फोन आ जाता है किसी का, है ना, एक आजकल वो क्या नई चीज चली थी, डिजिटल अरेस्ट। आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं, आप हिल नहीं सकते कैमरे के आगे से। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती, बेचारे लोगों को पता ही नहीं है। बुजुर्ग लोगों को ज्यादा टारगेट किया जाता है ऐसी चीजों पर, है ना। फोन मेरे साथ हुआ एक बार, मैं घर था, कोरोना काल की बात है। पिताजी मैं उठाऊं, मैं 8:30-9 बजे होंगे शायद, मैं उठा और पिताजी बात कर रहे हैं कि यार यहाँ पर तो यूपीआई पिन भरने को कह रहा है। वो कह रहे हैं हाँ जी सर भरिए तभी आपके पैसे आएंगे। मैं गया, मैंने देखा कि अब वही बात है, उनको पता है कि अगर मैं यूपीआई पिन भरूंगा तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। यूपीआई पिन भर के पैसे आते थोड़ी हैं, लेकिन वही बात है आप कंफ्यूज हो जाते। तो वो तो मैं आया, मैंने फोन छीन लिया, नहीं तो गए थे पैसे। साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, लोगों को पता ही नहीं है। अब जैसा ये वाला केस था पिताजी वाला, इसमें तो पिताजी खुद ही दे रहे थे पैसे, इसमें साइबर सिक्योरिटी क्या करती? ये साइबर सिक्योरिटी है कि आपका जो ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है, आपकी जो यूपीआई हो रहा है, उन चीजों में सिक्योरिटी। तो उसके लिए साउथ कोरिया हमारे साथ दोस्तों साझेदारी कर रही है। तो भारत और कोरिया गणराज्य ने रक्षा, साइबर सुरक्षा और रक्षा सूचना साझा करने में सहयोग पर सियोल में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री अहान ग्यू बेक की आधिकारिक यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो भाई साहब हमारे दोस्तों, हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए हुए हैं कहां पर, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल, वहां पर इस पर हस्ताक्षर किए। अच्छा मेरे को 1 मिनट देना, मेरे को बड़ा फनी सा लग रहा है, हंसी सी आ रही है जिस तरह से ये लिखा हुआ है। मैं देखता हूं कुछ करके, अगर कुछ हो सकता है फिर से डाउनलोड कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। यस 1 सेकंड देना बस दोस्तों, बस 1 सेकंड की बात लगेगी आपकी। ये हमने कर लिया डाउनलोड, फिर से अब सही हो जाएगा, देखना आप। तो सही है, अरे ये तो पहले से ही खराब लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ये क्या हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, आज ऐसे ही पढ़ते हैं। आज एक्चुअली दोस्तों मैं ऑफिस आया हुआ हूं अपने। पहले मैं दोस्तों क्लास अपनी मैं घर से लगाता हूं, आज की मेरी क्लास दोस्तों ये ऑफिस से लग रही है। तो आई थिंक जो मैं फॉन्ट इस्तेमाल करता हूं वो इनके कंप्यूटर में नहीं है, तो इस वजह से आज थोड़ा सा फॉन्ट की गड़बड़ी हो रही है। बट अगेन पीपीटी जब पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ आपको परफेक्ट मिलेगी। पीडीएफ में आपको ऐसा फनी सा नहीं लिखा है, मतलब आपको शायद फील भी ना हो रहा हो कि भैया सब ठीक तो लिखा हुआ है, लेकिन मुझे फील हो रहा है थोड़ा सा। एनीवे बाकी हिंदी आपके लिए बढ़िया लिखी हुई है, अच्छी लग रही है क्लास। बेटा कमेंट जरूर करा करो, मुझे सजेशन दिया करो कि सर ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए, आपकी चीजों पर मैं अमल करता हूं। जैसे आपने बोला सर थ्योरी थ्योरी। आओ अगला, वेनेजुएला दोस्तों रिलीज करने वाला है 300 कैदियों को अंडर एमनेस्टी लॉ। एमनेस्टी मतलब होता है माफी। एमनेस्टी का क्या मतलब होता है, माफी होता है मतलब। तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। उसका काम क्या है कि पूरी दुनिया भर में जो भी कैदी हैं, जिसने कोई गुनाह किया है, जो जेल में है, उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रही है।
अब वही बात है, कितना अजीब लगती है मेरे को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। कसाब, सबको पता है कसाब ने क्या किया था 26/11 हमले के दौरान। उसके लिए भी दोस्तों हमको लॉयर करना पड़ा। वो कोई बात नहीं, हमारा संविधान कहता है, लेकिन उसके लिए भी मानवाधिकार वाले आ गए थे, इसको कुछ कहना नहीं है, मारना नहीं है, इसके उंगली नाखून नहीं नोचने। मैं कहा नाखून नहीं नोचने, इसके तो मुंह में इसके प्लास्ट डाल के इसकी जीभ को हलक से निकाल देना चाहिए था। नाखून क्या, इसके एक एक नाखून नोचना चाहिए था, एक एक बाल नोचते इसका। अब क्या कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन यूके। इसका काम क्या है? इसका काम है, यह एक विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन है जो दुर्व्यवहारों की जांच करता है, न्याय के लिए ड्राइव करता है और सरकारों और शक्तिशाली संस्थानों को जवाबदेह ठहराता है कि कैसे आपने इसका नाखून निकाला, ऐसा कुछ। तो एमनेस्टी मतलब होता है माफी। तो भैया वेनेजुएला के आपको पता है राष्ट्रपति थे निकोलस मदुरो, जिसको ट्रंप उठाकर घर ले गया था नाइकी के ट्रैक सूट में, चश्मा, वो आंखों पर पट्टी बांधकर। तो वहां पर अब कोई राष्ट्रपति नहीं, वो चल रही है बस सरकार। तो वहां पर फरवरी 2026 में इन्होंने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। तो मदुरो था तानाशाह। किसी ने बोला आगे कुछ, मदुरो कह रहा डालो जेल में, किसी ने कहा कुछ, मदुरो ने बोला डालो जेल में, किसी ने कहा कुछ, मदुरो ने बोला डालो जेल में। ये करता था मदुरो। अब मदुरो चला गया तो भैया वहां पर फिर एक कानून निकाला गया और उसके तहत जितने भी ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, सोचो आपके सामने उसने किसी ने प्रोटेस्ट किया, जेल में डाल दिया, कोई सेंस में नहीं। ये कैसा डेमोक्रेसी, ऐसी कैसी डेमोक्रेसी। तो उन लोगों को छोड़ने की बात की जा रही है। तो भैया एमनेस्टी पिछले अपराधों के लिए सरकार द्वारा दी गई एक आधिकारिक माफी है जो व्यक्तियों को सजा या अभियोजन से बचने की अनुमति देती है। इसका मतलब है कि अधिकारी किसी अपराध को भूल जाते हैं, मतलब एक तरह से ऐसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, अनदेखा करो, ठीक है कोई बात नहीं, भेजो बाहर। सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कि भैया जिन लोगों को कह रहे, ये लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था मुंह पर टेप बांधकर कि भैया हम बोल भी नहीं सकते, अब जो उन्होंने बोला था तुम्हारे आगे तुमने जेल में डाल दिया। तो एक ऐसा प्रोटेस्ट था। तो वेनेजुएला ने 300 कैदियों की रिहाई की घोषणा की। फरवरी 26 में पारित एक माफी कानून के तहत काराकास में रिहाई हो रही है। एक माफी कानून एक कानूनी उपाय है जो विशिष्ट अपराधों और व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आपराधिक दायित्व को हटा देते हैं। और वेनेजुएला में फरवरी 26 का एक कानून राजनीतिक बंदियों और संबंधित मामलों के लिए लागू किया गया था। तो ये चीज का रखेंगे ध्यान कि भैया एमनेस्टी का मतलब क्या है? एमनेस्टी का मतलब है माफी। और इसी के ऊपर दोस्तों एक एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की ऑर्गेनाइजेशन भी बनी हुई है। अरे बोलो हाँ या ना, कमेंट कर दिया करो हाँ या ना। अब तो आपकी क्लास चलते चलते भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और बढ़िया क्लास लग रही हो ना अगर, तो लाइक जरूर करते रहना। आज हम कर रहे हैं थ्योरी, कल इसका करेंगे हम एमसीक्यू, फिर करेंगे कल के डेली के नए करंट अफेयर। आइए, इनको जानते हैं, मुझे इनका बड़ा अच्छे से ये पता है क्योंकि जब ये इनको निकाला था नौकरी से बोला था कि नौकरी चाहे जितनी भी अमीर क्यों ना हो, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी सरकारी होती है। तो ट्विटर के सीईओ हुआ करते थे, पहले ट्विटर हुआ करता था, फिर इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, उसका नाम रख दिया एक्स, और पहला काम किया उसके सीईओ को बाहर निकाल दिया। अब लेकिन वही बात, टैलेंटेड लौंडा टैलेंटेड ही होता है। 2 साल के अंदर इसने अपनी एक कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम था पैरेलल वेब सिस्टम। क्या नाम? पैरेलल वेब सिस्टम। अब उस पैरेलल वेब सिस्टम नाम की कंपनी ने एक और छोटी कंपनी खोली, एक सॉफ्टवेयर कह लीजिए, एक प्लेटफॉर्म कह लीजिए, जिसका नाम है इंडेक्स। क्या नाम है प्लेटफॉर्म का? इंडेक्स। तो ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा? अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इसकी आपको पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है, आप इसको, मैं अब इंटरनेट पर अपलोड हो चुकी है ये वीडियो। सोचिए कोई कहीं एआई इस्तेमाल कर रहा है, एआई से वो कोई एडिटिंग करना चाहता है और एडिटिंग में वो कहीं से मेरी वीडियो को डाउनलोड करके मेरी वीडियो का कोई पार्ट अपनी वीडियो में डाल देता है। एआई की बात कर रहा हूं। तो ये जो इंडेक्स नाम का सिस्टम है, ये मुझे, क्योंकि ये मेरी वीडियो है, मेरी वीडियो को एआई ने इस्तेमाल किया, तो मुझे कंपनसेट करेगा, मुझे हर्जाना देगा, यानी कि भैया क्रेडिट देगा। बेसिकली कहा जाता ना क्रेडिट, तो मुझे क्रेडिट देगा। वो वाली बात नहीं होगी कि भैया ब्राउन रंग किसने गाया, बादशाह ने गाया, रफ्तार ने गाया, हनी सिंह ने गाया, ये बात है क्रेडिट का चक्कर। तो इनकी जो एक कंपनी है इंडेक्स, ये क्रिएटर्स को क्रेडिट देगी कि भैया आपकी वीडियो इस्तेमाल करी है इस एआई ने अपनी वीडियो बनाने में, तो हम आपको इसका कंपनसेशन देते हैं। तो भैया पराग अग्रवाल ने क्रिएटर मुआवजे के लिए इंडेक्स लॉन्च किया। माफ कीजिए, मैं हरजाना बोल गया वर्ड, शायद मुआवजा इज द करेक्ट आंसर। तो भैया क्रिएटर्स को मुआवजा मिलेगा। तो पैरेलल वेब सिस्टम जो स्टार्टअप है दोस्तों, जिसको पुराने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने शुरू किया था, इन्होंने अब इंडेक्स को लॉन्च किया है। इंडेक्स एक प्लेटफॉर्म है जो कंटेंट क्रिएटर्स को मुआवजा देता है जब एआई उनका कुछ काम इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने बोला, मान लीजिए मेरी इस वीडियो को उठाकर एआई एक और वीडियो तैयार कर दे,
तो एआई तो उससे पैसा कमाएगा, वो क्या पता ऐड में चलाए हो, उससे पैसे कमाएंगे, तो मुझे उसका मुआवजा मिलेगा कि भैया तुम्हारा कंटेंट यूज किया था, तुम्हें क्रेडिट मिलेगा। भैया इंडेक्स एआई आउटपुट में प्रत्येक निर्माता के योगदान की गणना करने के लिए शेपले मान नामक एक गेम थ्योरी पद्धति का उपयोग करता है। पता नहीं कुछ इन्होंने वो सिस्टम ढूंढा है कि इस तरह से हम ढूंढेंगे, इस तरह से हम उसको देंगे। अब कैसे डिसाइड करोगे किस कंटेंट क्रिएटर को कितना मुआवजा देना है? तो कोई शेपली वैल्यू नाम की दोस्तों कोई थ्योरी है, इसमें अंदर ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। तुम इतना ध्यान रखना कि पैरेलल वेब सिस्टम ने इंडेक्स लॉन्च किया है। किसकी कंपनी है ये? पराग अग्रवाल की, जो पुराने सीईओ रह चुके हैं ट्विटर के। और ये एआई सिस्टम अगर किसी कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट यूज करते हैं तो उसे ये मुआवजा देगा। आप इतनी बात को रखेंगे ध्यान। ठीक बात? ठीक बात। आई नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन दोस्तों, भारत G7 के लिए इनवाइटेड है दोस्तों। भारत G7 जा रहा है। तो जब भारत के अंदर एआई इन्वेस्ट समिट हुआ था फरवरी के महीने में एआई इन्वेस्ट समिट हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में, प्रगति मैदान में। तो फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए थे, इमैनुअल मैक्रोन। तो उन्होंने भारत को पहले ही न्योता दे दिया था कि आना है आपने। इंडिया और ब्राजील इन दोनों को न्योता दिया था कि आना है आपने। लेकिन अब पक्की चिट्ठी आज, वो नहीं होता शादियों में आप बुलाते होंगे किसी को, देख लीजिए बहन जी, देख लीजिए दिवाली से एक हफ्ता पहले शादी है, आपको पहले ही बता रही हूं मैं, आपको आना है। ये नहीं करना आपने कि बच्चों के पेपर है, आपके हमेशा ऐसे करते हैं आप दीदी। बहन जी आना है आपको, मैं सुनूंगी नहीं, चिंटू हमारा घोड़ी चढ़ेगा नहीं जब तक बुआ नहीं, वो है बोलना। और अब है चिट्ठी, अब चिट्ठी दे दी है मोदी जी को कि मोदी जी आप आ रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे G7 क्या है, इसके बारे में बातचीत करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो 52वां एडिशन दोस्तों G7 का होने वाला है, फ्रांस के अंदर इस साल होने वाला है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी को 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिसकी अध्यक्षता 2026 में फ्रांस करेगा। शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक फ्रांस के, बड़ा अजीब सा नाम है, आप बस इतना याद रखिए, एवियन। फ्रांस में जगह का नाम क्या है? एवियन, अंग्रेजी में ये लिखा है एवियन, यहां पर होगा। तो भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, सिर्फ एज अ गेस्ट हमने दोस्तों फ्रांस कह रहा हूं मैं, हमने इंडिया को बुलाया है। हमने नहीं, मतलब फ्रांस वालों ने इंडिया को बुलाया है। अब आपको थोड़ा सा मैं G7 का मैं दोस्तों थोड़ा सा इतिहास सा बता दूं, G7 क्या चीज है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। तो भैया पहले समझो भैया कौन कौन से देश हैं G7 में। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, मान लो, मानने में क्या है, मान तो सकते हैं। और गर्लफ्रेंड है दोस्तों भूखी, भुक्खड़, गर्लफ्रेंड को जूस बहुत पसंद है, मतलब गर्लफ्रेंड ऐसी, उसके पास अपना जूस है, इसका भी जूस ले लिया, तुम्हारा भी जूस ले लिया। तो ट्रिक बनती है, जूस कौन पी रही है जूस? सर गर्लफ्रेंड पी रही है जूस। तो ये हो गई भैया आपकी ट्रिक। क्या होगी ट्रिक आपकी? जूस गर्लफ्रेंड। क्या होगी ट्रिक? जूस गर्लफ्रेंड। आइए, ए ट्रिक हो गई जूस गर्लफ्रेंड। जे से हो गया जापान, यू से हो गया यूएसए, आई से हो गया इटली, सी से हो गया कनाडा, ई से हो गया इंग्लैंड, इंग्लैंड बोले तो यूके, जी से हो गया जर्मनी, जर्मनी, और एफ से हो गया दोस्तों फ्रांस। इस चीज का रखेंगे हम बहुत ही खास ध्यान। पहला G7 का शिखर सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? पहला हुआ था 1975 में, लेकिन उस वक्त ये G6 हुआ करता था। लेकिन सर फिर हम इसे G7 का पहला क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऐसा ही बोलते हैं। वही बात है, मैं बच्चों को बात हमेशा बोलता हूं, इसे आप क्या पढ़ोगे? मैं तो इसको हरिथिक पढ़ूंगा, लेकिन ऋतिक रोशन कहते हैं कि मेरा नाम है, मेरी मर्जी, तुम एच साइलेंट है, हरितिक नहीं पढ़ोगे, आप ऋतिक पढ़ोगे। ठीक है भैया, तेरा नाम है, मैं तो एच को आर भी साइलेंट कर दूंगा, मैं तो इतिक बोल दूंगा, तेरा नाम है। उसी तरह इनकी मर्जी भैया, इन्होंने बोला पहला हम 1975 लेते हैं, चाहे हम 7 नहीं थे, 1975 कहते हैं तो कहते हैं। अगले साल दोस्तों 1976 में ये G7 बना, जब दोस्तों कनाडा आया। अब अपने आप ध्यान दे लीजिए कि भैया पुराने 6 देश कौन से रहे होंगे। तो ये हो गया। और इसके बाद जो अभी हाल फिलहाल में जो दोस्तों सम्मेलन हुए हैं, 49वां हुआ था 23 में जापान में, 50वां हुआ था 24 में इटली में, 51वां हुआ था 25 में कनाडा में, और 52वां हो रहा है दोस्तों ईवियन करके था है दोस्तों, कहां जगह है दोस्तों? फ्रांस में। तो जैसे मैंने बोला 1975 पहला और आखिरी G6, 1976 अमेरिका में हुआ दोस्तों, जब कनाडा ने ज्वाइन किया। इसे रखेंगे हम ध्यान। और कल इसके बहुत बढ़िया एमसीक्यू बनाकर लाऊंगा। जितनी थ्योरी कर रहे हैं उससे कैसे तरह के सवाल बन सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पेपर में कैसे सवाल आते हैं, उन सभी को हम दोस्तों करेंगे।
तो बस मैं एक ही चीज चाहता हूं कि भैया आप रेगुलर होने की कोशिश करें। आप सभी के लिए मैंने तभी जानबूझकर दोस्तों लाइव छोड़कर ये वीडियो सेक्शन में डालनी शुरू करी है वीडियो, कि 1 घंटा पढ़ें और 1 घंटा में पढ़ें, बिना कोई डाइवर्जन के, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के, बिना कोई चूंचा पढ़ के, बस पढ़ें। बस मैं यही चाहता हूं कि भैया डेली आओ और बस पढ़ के जाओ, ठीक है। और इसी बात पर एक बार लाइक जरूर कर दो। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला करंट अफेयर, सॉरी सवाल थोड़ी, अरे काहे बंद नहीं हो रहे हो तुम। इसे मैं पीपीटी में डाल दूंगा, पीडीएफ में, माफ कीजिएगा, पीपीटी कह रहा हूं मैं, फुल स्क्रीन। चलिए चल 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 इंडिया ने अपॉइंट किए दोस्तों नए तीरंदाजी के कोच एशियन गेम्स 2026 के लिए। तो दोस्तों इस साल 2026 में एशियन गेम्स होने वाली है जापान में। कहां पर? जापान में। तो हमारी जो तीरंदाजी की टीम है बहुत बेहतरीन टीम है दोस्तों। तो तीरंदाजी के लिए हमने दोस्तों 3 नए कोचों को अपॉइंट किया है। कौन कौन से हैं पढ़ते हैं। तो दुनिया के पूर्व नंबर 1 अमेरिका के डेव कजन्स, इनका नाम है डेव कजन्स। जब मैंने पहली बार पढ़ा ना, मुझे लगा था 2 दोस्त होंगे, वो दोनों कजन्स होंगे। इसका नाम है डेव कजन्स। तो डेव कजन्स को भारत की कंपाउंड तीरंदाजी टीम के लिए मुख्य विदेशी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, ये कौन है दोस्तों? ये हमारे डेव कजन्स नाम के दोस्तों जो हैं, ये भारत की कंपाउंड तीरंदाजी टीम के कोच बन चुके हैं, कंपाउंड तीरंदाजी। इसके अलावा दोस्तों किसिक ली, ये हैं दोस्तों साउथ कोरिया के, ये हमारी रिकर्व टीम के कोच बनेंगे। अब सर ये क्या है कंपाउंड रिकर्व? क्रिकेट में क्या होता है? वनडे, T20, टेस्ट। उसी तरह तीरंदाजी में कंपाउंड रिकर्व। ज्यादा घुसना ही नहीं है सर, क्या घुसने का ही नहीं है अपने को, जितना इंफॉर्मेशन जरूरी उतना लेना है। पेपर पास करना है, ज्ञानी नहीं बनना है हमको। एक बार पेपर पास कर लो, फिर पीएचडी कर लेना चाहिए इन चीजों में। बहुत बच्चे अक्सर इसी चीज की गलती करते हैं कि उनको ना ज्ञान चाहिए। क्या करोगे इतने ज्ञान का? पेपर पास करो, उसके बाद ज्ञानी बनो। मुद्दा यही है कि कंटेंट इतना ज्यादा हो जाता है आजकल की, बच्चा ना सब पढ़ लेता है लेकिन याद उसके कुछ नहीं रहता। और सबसे दुर्भाग्य की बात, पेपर ओरिएंटेड पढ़ता ही नहीं है, पता ही नहीं उसको क्या आएगा पेपर के अंदर, है कि नहीं? तो मित्रों, भाई और बहनों, कंपाउंड और रिकर्व, जैसे T20 और टेस्ट वैसे। तो भैया डेव कजन्स बने हैं कंपाउंड के, किसी के लिए बने हैं दोस्तों रिकर्व के। और इटालियन कोच है सर्जियो पेगनी, ये हमारी इंडियन कंपाउंड आर्चरी टीम के हेड कोच बने हैं। सर मतलब ये क्या हुआ सर? ये क्या हुआ? आपने क्या करा है सर ये? तो भैया ये क्या बने थे? ये बने थे हेड फॉरेन कोच। बाहर का बंदा भी रख लिया है हमने ना। और ये हमारे वैसे हेड कोच है, तो ये ध्यान रखेंगे, इटालियन कोच सर्जियो पेगनी। तो कंपाउंड के 2 हो गए, सर्जियो और डेव कजन्स, और रिकर्व का 1 हो गया किसिकली। इसको रखेंगे हम ध्यान। अरे बोल दो हाँ या ना। चल नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा हाँ, इस साल दोस्तों कौन सा एडिशन होने वाला है? 20वां एडिशन होने वाला है दोस्तों 2026 में। एची और नगोया नाम के 2 शहर हैं जापान में। फिर 21वां होगा 2030 में दोहा कतर में, और 22वां होगा 2034 में रियाद सऊदी अरब में। तो इन चीजों का भी रखेंगे ध्यान। पहली बार एशियन गेम्स दोस्तों इंडिया में ही खेला गया था 1951 में नई दिल्ली के अंदर। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन दोस्तों आप सभी के लिए स्ट्रैटेजी की। चलिए, डायरेक्टर हैं दोस्तों आईआईटी कानपुर के, इन्हें फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी यूके बनाया गया है। यार आजकल ये फेलो बहुत बन रहे हैं। थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था कि भैया मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो बनी है कुलजीत कौर मरहास, जो कि पहली भारतीय महिला है और ओवरऑल तीसरी है। फिर कल ही क्लास में हम पढ़ के हटे हैं कि के वेणुगोपाल, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में काम करते हैं, ग्रुप कैप्टन के वेणुगोपाल, उनको जो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स हैं दोस्तों यूएसए में, उन्होंने फेलो बनाया है। और अब रॉयल सोसाइटी यूके ने आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर को फेलो बना दिया। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, फेलो बहुत बन रहे हैं आजकल। कोई बात नहीं, तुम बनाओ, हम पढ़ते रहेंगे। चलिए, तो भैया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर आईआईटी कानपुर के निदेशक डायरेक्टर दोस्तों मनिंदर अग्रवाल को 20 मई को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। तो रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम में एक वैज्ञानिक एकेडमी है और दुनिया के सबसे पुराने विद्वान समाजों में से एक है, जिसकी स्थापना 1660 में हुई थी। बाय गॉड, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी यूके यानी कि लंदन में है दोस्तों। ये कौन बने हैं? आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर बने हैं। कौन भैया? मनिंदर अग्रवाल। नेक्स्ट चलते हैं। तो रॉयल सोसाइटी की बात करें तो कह रहे उन्हें ये रिकॉग्निशन दिया, उनका काम था थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में कुछ काम करते थे। किसके लिए? अब ये देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने एक टेस्ट बनाया था। टेस्ट का नाम है AKS प्राइमेलिटी टेस्ट। AKS प्राइमेलिटी टेस्ट। ये टेस्ट
में आप नंबर डालते थे, मान लीजिए आपके पास नंबर दे दिया मैंने 765493 765493 क्या ये प्राइम नंबर है? अब बोला है प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं, वन या अपने आप से, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, है ना, 29, ये जो सिर्फ अपने आप से वन से डिविजिबल होते, बाकी किसी से नहीं होते। अब मैंने आपको नंबर दे दिया अजीब सा, क्या ये है प्राइम नंबर या नहीं है? आपको पता ही नहीं। चलो 2 वाला आप बोल देते कि है। 5476933 क्या है ये? तो ये जो AKS प्राइमेलिटी टेस्ट है वो इन्होंने बनाया था, मनिंदर अग्रवाल साहब ने बनाया था। और साथ में देखो तो भैया AKS प्राइमेलिटी टेस्ट क्या करता है कि भैया फॉर चेकिंग वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। और ये नाम इन्होंने, ये जो काम किया इन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ किया, मनिंदर अग्रवाल, नीरज कायल और नितिन सक्सेना। तो इन्होंने अपने सरनेम्स ले लिए, अग्रवाल का A, कायल का K, सक्सेना का S, ये बन गया AKS टेस्ट। बहुत बढ़िया, मजा आया कि नहीं? AKS टेस्ट, ध्यान रखेंगे इस चीज का। आइए लो भैया, E20 का अभी तक ड्रामा खत्म नहीं हुआ, E30 पर आ गए हैं। अभी 1 अप्रैल 2026 से ये आपके NTPC UG में सवाल आ चुका है, किस तारीख से E20 मैंडेटरी कर दिया है, हमारे लाजमी कर दिया है हमारे पेट्रोल पंप्स पर, 1 अप्रैल 2026 से। सरकार ने अब E30 का भी दोस्तों नॉर्म्स यानी कि उसके मापदंड, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी लॉन्च कर दी है। E30 का मतलब क्या है? 1 लीटर तेल में पहले तेल मिलता था, पेट्रोल लिया आपने 1 लीटर, तो 1 लीटर पेट्रोल में आपके पेट्रोल मिलता था। लेकिन अब आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाओ, वहां पर आपको 1 लीटर पेट्रोल में सिर्फ 800 ml पेट्रोल मिलेगा, बाकी 200 ml आपको उसमें इथेनॉल मिलेगा, यानी कि 20% इथेनॉल। और अब 30% की बात की जा रही है, यानी कि 1000 लीटर तेल अगर आप लेते हो, 1000 लीटर पेट्रोल आप लेते हो, उसमें से 700 लीटर होगा पेट्रोल और बाकी 300 लीटर होगा इथेनॉल। अभी नहीं होगा, टाइम लगेगा इसको बनने में, टेस्टिंग वगैरह होगी, लेकिन हाँ सरकार पूरी मूड में है। नितिन गडकरी साहब ने तो बोला, मैं तो चाहता हूं कि हम E100 भी बना दें, 100% इथेनॉल। लेट्स सी। इशू क्या है? अब पेट्रोल डीजल होते हैं, प्रदूषण बहुत करते हैं, महंगे आते हैं, बाहर से लाने पड़ते हैं, हमारा खर्चा बहुत होता है, डॉलर में देनी पड़ती है पेमेंट। अभी देख लो मोदी जी ने वही बोला था कि बाहर मत जाओ, सोना तभी तो महंगा कर दिया, टैक्स लगा दिया। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल हम दोस्तों मक्की से बना लो, गन्ने से बना लो, गेहूं से बना लो, किसी से बना लो, तो इथेनॉल इसलिए अच्छा है, लेकिन हमारी मशीनों के लिए खराब है। 2021 से पुरानी जो भी गाड़ियां हैं, गाड़ी बाइक वगैरह नहीं, गाड़ी, अच्छा गाड़ी, बिल्कुल गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, वो E20 के साथ कंपैटिबल ही नहीं है, तो उनमें कुछ इश्यूज भी आ रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं? हम तो पढ़ सकते हैं, आओ पढ़ते हैं फिर। तो भैया भारत ने E30 तक इथेनॉल मिश्रणों के लिए नए पेट्रोल मानकों को अधिसूचित किया है, यानी कि दोस्तों जो नए स्टैंडर्ड्स हैं बता दिए हैं। नोटिफाइड नोटिफिकेशन में E22, 25, 27 और 30 की बात की जा रही है, यानी कि 22% इथेनॉल, 25% इथेनॉल, 27% और 30%, ऐसे करके हम कह रहे धीरे 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 बढ़ाएंगे, एकदम 30 नहीं करेंगे। पहले 22 करेंगे, 25 करेंगे, 27 करेंगे और फिर हम 30 करेंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको, आलू से बन रहा है, गेहूं से बन जाता है, मक्की से बन जाता है, गन्ने से बन जाता है, घर में बन जाता है। इसलिए फॉर्मूला ध्यान रख लो, C2H5OH, NTPC UG में सवाल आ चुका है आपके पास, C2H5OH ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, DRDO ने टेस्ट किया दोस्तों इंडिजीनियस बना हुआ ULPGM V3 मिसाइल। अब ये क्या है? ये मिसाइल दोस्तों वो मिसाइल है जो ड्रोन से चलाई जाएगी। अब आगे का दोस्तों आने वाला युद्ध वो वाला युद्ध नहीं होगा, बॉर्डर की तरह की सनी देओल खड़ा है वहां पर की, है ना, और वो क्या कहते हैं सुनील शेट्टी जय माता दी बोल के वो नीचे टैंक के नीचे, बहुत 2% चांस होगा आगे आगे युद्ध का, ऐसा वालेगा। अब तो युद्ध होते हैं ड्रोन वाले, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देख ही लिया। तो उसी को लिए हम तैयारी रख रहे हैं दोस्तों पहले से ही। रशिया, US यूक्रेन वाला देख लो आप, इजराइल वाला, ईरान वाला, उसमें भी तो यही हो रहा है। हाँ वो है, बस अलग बात कि लोगों के घर पर गिर रही है, लेकिन युद्ध नहीं होगा। तो DRDO ने एक इंडिजीनियस ULPGM V3 मिसाइल टेस्ट करी। क्या है ये? तो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, फाइनल ट्रायल किए अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। ये है ULPGM V3 का फुल फॉर्म। कहां पर? एक DRDO का टेस्ट रेंज था कुरनूल आंध्र प्रदेश में, वहां पर दोस्तों इसकी टेस्टिंग की। बेसिकली दूर बैठा दोस्तों, 10 किलोमीटर दूर बैठा आदमी कहीं जाके त्राहिमाम धमाका करके आ सकता है। तो बढ़िया, बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी दोस्तों।
तो ये एक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है जिसे मानव रहित हवाई वाहनों से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी विस्तारित रेंज लगभग 10 किलोमीटर है और यह दिन और रात के संचालन के लिए एक हाई डेफिनेशन डुअल चैनल सीकर का उपयोग करता है। तो इसे दोस्तों एयर टू ग्राउंड, हवा से धरती में, एयर टू एयर, हवा से हवा में मार के देखा गया है। तो बोला ये ग्राउंड पे बने जो टारगेट्स हैं, मान लीजिए कोई टैंक हो, चाहे हवा में उड़ता कोई ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर हो, उस पर भी दोस्तों हमला कर सकता है। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज। यूएल क्या है नाम इसका? अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, यूएल पीजीएम V3। इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है रिसर्च सेंटर इमारत में, डीआरडीओ के अंदर ही है दोस्तों। तो डीआरडीओ की जो रिसर्च सेंटर इमारत है, ये लेबोरेटरी थी। इसके अलावा दोस्तों डीआरडीओ की बाकी लेबोरेटरीज ने हेल्प करी। फिर कुछ प्राइवेट पार्टनर्स भी थे, जैसे भारत डायनामिक्स वाले थे, अडानी डिफेंस वाले थे, न्यू स्पेस रिसर्च वाले थे। इन लोगों ने भी दोस्तों हमारी मदद करी इसे करने में। तो बात जगह रखेंगे ध्यान। यूएल पीजीएम3 अनमैन्ड, क्या था नाम? बड़ा सा नाम था, यूएल पीजीएम3 अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। थक तो नहीं गए? थक गए तो 2x पर कर दो वीडियो, यही तो मजा है भैया रिकॉर्डेड का। चलिए अगला चलते हैं। अब एक चीज इंटरेस्टिंग चीज है भाई, मेरे को अच्छा लगता है कि यार कम समय में ज्यादा पढ़ाई हो जा रही है। अगला चलते हैं। शुक्रयान दोस्तों, अब हम वीनस पे भी दोस्तों अपना भेज रहे हैं एक सैटेलाइट। मतलब जैसे हमने चंद्रयान भेजा, वैसे हम जैसे हमने सन के लिए भेजा आदित्य L1, वैसे हम शुक्रयान भी भेज रहे हैं। 2028 में भेजेंगे और उसमें हमारी मदद करेगा स्वीडन। मोदी जी गए थे अभी स्वीडन, मोदी जी ने करवा दिया कुछ। तो भैया स्वीडन भारत के वीनस ऑर्बिटर मिशन में शामिल हुआ। तो भैया भारत का वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसे शुक्रयान भी कहा जाता है, स्वीडन के अंतरराष्ट्रीय सहयोग से शुक्र के लिए एक नियोजित अंतर्ग्रहीय मिशन है। यह मिशन 19 पेलोड ले जाएगा और शुक्र के वायुमंडल, एक्सोस्फीयर, सतह, मौसम प्रणाली और सुपर रोटेटिंग बादलों का अध्ययन करेगा। चलो कहानी को नहीं छोड़ो, क्या करेगा जब करेगा तब देखेंगे। इतना ध्यान रखना कि भैया स्वीडन हमारी हेल्प कर रहा है शुक्रयान में। तो स्वीडन ने ज्वाइन किया है वीनस ऑर्बिटर मिशन, एक एग्रीमेंट किया है हमने। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स है जो ये डेवलप कर रहा है वेनुसियन न्यूट्रल एनालाइजर, या फिर जैसे हम VNA कहते हैं हमारे स्पेसक्राफ्ट के लिए। अब इसको हिंदी में कुछ नहीं कहते, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, क्या? वेनुसियन न्यूट्रल एनालाइजर VNA बना रहा है हमारे शुक्रयान के लिए। तो शुक्र आपको पता है दोस्तों, धरती मतलब सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है। इसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है, पता है ना आपको? ये कुछ चीजें कहा जाती हैं इसको। अर्थ का जुड़वा है ये, सबसे ज्यादा चमकदार प्लेनेट है, सबसे पास धरती के है। ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सबसे गर्म प्लेनेट और धरती की बहन कहा जाता है ये है। तो ये वीनस पर हम जा रहे हैं। कौन से जहाज में बैठकर जाएंगे? LVM3। तो मार्च 29, 2028 को इसको लॉन्च किया जाएगा और जुलाई 2028 में ये पहुंच जाएगा 112 दिन की जर्नी के बाद। और जहाज का नाम है LVM3। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए हमारे यूनियन कैबिनेट ने 2024 में 1236 करोड़ रुपए साइड में रखे हुए हैं। स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा LVM3 रॉकेट में और करेगा, एंटर करेगा, इसको छोड़ो आप, सॉरी गाइस। तो जब करेगा, एंटर करेगा, हम देख लेंगे। इसका आप ध्यान रखेंगे भैया वीनस ऑर्बिटर मिशन में हमारी स्वीडन मदद कर रहा है। क्या बना रहा है स्वीडन? स्वीडन बना रहा है वेनुसियन न्यूट्रल एनालाइजर और 2028 में जाएगा ये LVM3 रॉकेट में जाएगा ये तो सभी को पता है ना कि भैया कौन से नंबर पर कौन सा प्लेनेट आता है। पहले मरकरी है, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरानस है और नेपट्यून है। सबको पता है भैया ये है। इन चार ये बड़े बड़े प्लेनेट हैं, इनको गैस वाले प्लेनेट कहा जाता है। इनको दोस्तों ये पत्थर वाले हैं, मिट्टी मुट्टी वाले हैं, पहाड़ वाले प्लेनेट हैं। इनको दोस्तों टेरेस्ट्रियल, उसमें चलो नहीं जाते, वो आपका फिर प्रॉपर वो ज्योग्राफी वाला टॉपिक हो जाएगा। नंबर इनका याद रखो। दूसरा दोस्तों वीनस के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे लंबा समय अपने ऊपर ऐसे गोल घूमने में कौन लगाता है? सबसे ज्यादा समय वीनस लगाता है। 243 दिन में एक चक्कर करता है पूरा, पता है आपको? 243 दिन में वीनस एक चक्कर करता है पूरा, मतलब 243 धरती के दिनों में। जब धरती 243 दिन हो चुके होते हैं तब जाके वीनस एक बार घूमता है। और सबसे तेज कौन घूमता है? जुपिटर घूमता है दोस्तों, 9 घंटे 55 मिनट में। सबसे तेज जुपिटर, सबसे धीरे वीनस, सेकंड प्लेनेट हो जाता है। और जैसे ये आपको बातें बताई ही थी, ये छोटे 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 बहुत सारे सवाल आपके लिए बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया और वियतनाम ने दोस्तों AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोस्तों MOU साइन किए। वहां मोदी जी गए हुए हैं बड़े बड़े देशों के साथ MOU वगैरह साइन करने में। यहां पर राजनाथ सिंह जी छोटे छोटे देशों के साथ संभाले हुए टीम, ऐसे टीम वर्क ही होता है।
तो भारत और वियतनाम ने एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। तो भारत के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और वियतनाम के टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ने एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, यानी कि एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग कह रहे हम मिलकर करेंगे, क्वांटम टेक्नोलॉजी। भारत और वियतनाम ने हनोई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। बार बार सेम चीज लिख दी। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री फान वान गियांग के बीच मंत्री स्तर की द्विपक्षीय बैठक के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वियतनाम की राजधानी हनोई, वियतनाम की राजधानी हनोई। ठीक है, चलिए कह रहे सर क्लास आज एक्चुअली ऑफिस आया हुआ है ना मैं, इसलिए नहीं तो पहले घर से होती है। चलिए कितने करंट अफेयर रह गए? हमने कर बहुत लिया यार इस क्लास में। माय गॉड, ये होता है फायदा ना जब आप, ये मैं अपने आप से बिलीव मतलब देख रहा हूं, आप भी फर्क देख रहे होंगे कितना करंट अफेयर हमने कर लिया दोस्तों एक ही क्लास के अंदर। और अभी समय कितना हुआ है? 35-40 मिनट हुए होंगे मुश्किल से। ये है फायदा दोस्तों वीडियो सेक्शन का। तो दोस्तों पहले हमने किया मोदी जी को गोल्ड मेडल मिला, दूसरा हमने किया दोस्तों ये ऑर्डर ऑफ मंगुवे, तीसरा हमने किया प्रगति, चौथा हमने किया दोस्तों इंडिया साउथ कोरिया का दोस्तों ये साइबर सिक्योरिटी पर समझौता, पांचवा दोस्तों वेनेजुएला ने लोगों को छोड़ दिया, छठा दोस्तों हमारे पराग अग्रवाल साहब ने इंडेक्स, सातवां दोस्तों G7 हो गया, आठवां दोस्तों हमारा ये तीरंदाजी के जो नए कोच अपॉइंट हुए, नौवां हमारा दोस्तों आईआईटी वाले दोस्तों हमारे मनिंदर अग्रवाल साहब रॉयल सोसाइटी के फेलो बने, 10वां हमारा दोस्तों E20, 11वां हमारा दोस्तों मिसाइल वाला, और 12वां हमने कर लिया दोस्तों शुक्रयान। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्लास। अब समझ में आया ये मैं वीडियो सेक्शन पर क्यों आया? और अब तो आपने जैसे बोला पहले हम थ्योरी करेंगे, कल हम एमसीक्यू करेंगे। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, लाइक जरूर करते रहिए। लास्ट करंट अफेयर करते हैं दोस्तों आज का, वो है भारत फोर्ज अब एक मरीन गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने जा रहा है। क्या होता है मरीन गैस टरबाइन? जिससे हमारे दोस्तों जहाज चलते हैं, बड़े बड़े किश्तियां चलती हैं हमारी। तो आओ पढ़ते हैं इनके बारे में। अरे चल नहीं रहा मेरा बटन, चल रहा है। हाँ जी, तो भैया भारत फोर्ज ने विशाखापट्टनम में भारत के पहले निजी क्षेत्र के समुद्री गैस टरबाइन की मरम्मत, ओवरहॉल और स्वदेशी विकास परिसर स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये रहे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये रहे हमारे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू। तो भैया बोला कि जो पहला भारत का प्राइवेट सेक्टर का मरीन गैस टरबाइन वहां पर रिपेयर भी होगी, वहां पर बनाए भी जाएंगे और डेवलपमेंट भी उन पर करनी हो, वो ये होता है एक मरीन गैस टरबाइन। तो समुद्री गैस टरबाइन प्रणोदन प्रणाली है जिसका उपयोग नौसेना के जहाजों और अन्य समुद्री प्लेटफॉर्मों में किया जाता है। इसको बनाने का काम, इसको रिपेयर करने का, इसको अपग्रेड करने का काम अब भारत फोर्ज करेगा। कहां पर? विशाखापट्टनम के अंदर करेगा। तो भैया पहले फेज में रिपेयर होगी, ठीक है, हॉट सेक्शन रिस्टोरेशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करेंगे 72 घंटे में कुछ। अगर आप पढ़ना चाहें, ये देखिए टेक्निकल चीज है, जैसे मैंने क्लास में आपको पहले भी बोला, ज्ञान नहीं इकट्ठा करना है। पेपर में कितना आएगा कि भैया कौन बना रहा है भारत फोर्ज, कहां बना रहा है विशाखापट्टनम, दैट्स इट। क्या बना रहा है? मरीन गैस का है, भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का। इतना आप ध्यान में रखना। बाकी अगर आप ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं प्लीज आपके लिए दोस्तों कर सकते हैं। एक करंट अफेयर रह गया है, इसको दोस्तों हम कल कर लेंगे। पीडीएफ में मैं आपको ये दोस्तों डाल के दे दूंगा। पीडीएफ कहां मिलेगी? गगन सर रेलवे नाम के टेलीग्राम चैनल पर। कैसी लगी क्लास? इसे मैं कहता हूं वैल्यू फॉर मनी, कम समय में ज्यादा करंट अफेयर। अब ये जो करंट अफेयर किए हैं आज, इनको कल मैं पहले एमसीक्यू फॉर्मेट में करवाऊंगा और फिर उसके बाद हम कल के नए करंट अफेयर करेंगे। तो इस चीज का रखेंगे ध्यान। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।